गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर आप लोगों ने ये न्यूज़ पक्का ही सुनी होगी, जिसमें बात हुई थी एक यूपीएससी एस्पिरेंट की, जिसको ट्रीट किया जा रहा है फॉर वर्ल्ड वॉर टू एरा कंडीशन एट प्राइवेट हॉस्पिटल इन दिल्ली। क्या मीनिंग है सर इस चीज़ का? देखो, जब हम बात करते हैं ना दूसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर टू की, तो उस समय जो सोल्जर्स हुआ करते थे, उनके अंदर एक पर्टिकुलर कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिली, जिसका नाम रखा गया पाइलोनाइडल साइनस। ये एक बहुत ही एक पेनफुल कंडीशन होती है, जो कि उस समय सोल्जर्स के अंदर देखने को मिली। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट के अंदर ऐसी सिचुएशन दिखना थोड़ा-सा कंसर्निंग है। एक्चुअल में ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट यहाँ पर लाइब्रेरी में इस तरह से घंटों-घंटों चेयर में बैठता था, ठीक है, पढ़ाई के लिए, बिल्कुल सही बात है। बट जब बहुत लंबे समय तक इस तरह से बैठते हो ना, तो नीचे बैक के जस्ट नीचे वाले एरिया में आपको यहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है कई बार। हो क्या रहा था कि स्किन के नीचे एक कैविटी हमें देखने को मिलती है, वहां पर जो भी ब्रोकन हेयर होंगे, उनके कलेक्शन की वजह से बार बार वहां पर पस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था। अब उस चीज को ही क्या बोला जाता है, इस चीज को ही जीपर्स बॉटम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कंडीशन जो थी, जिसको हमने नाम दिया पाइलोनाइडल साइनस, ये अपने आप में एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। जैसा मैंने आपको बताया, पहली बार ये वर्ल्ड वॉर टू वाले जो सोल्जर्स थे उनमें देखी गई थी, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिलती, बट यहाँ पर ये देखने को मिली थी। तो बाकी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लंबे लंबे टाइम तक एक ही बार में बैठकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ने में कोई गलत बात नहीं है, पर आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो आपने 1 घंटा पढ़ाई करी, तो उसके बाद 5 मिनट का आपने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, मे बी लेट से एक छोटा सा वॉक कर लिया, राइट? तो उससे क्या होगा, ये सब ऐसी कंडीशन से आप कहीं ना कहीं बच पाओगे। अच्छी बात ये रही कि जो भी वहाँ पे डॉक्टर्स थे, उन्होंने प्रॉपर्ली ट्रीट किया है, एंड आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एस्पिरेंट जो है बहुत अच्छी तरह से ये अब प्रॉपर्ली रिकवर कर जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी बात आप सबको बतानी थी कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन दैट इज पाइलोनाइडल साइनस, ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन हो जाती है, जहां पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। फिर इंसान पूरा बेड पे ही लेटना शुरू कर देता है, क्योंकि बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। दोस्तों, डेट है आज की 9 अगस्त 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक देखो, द हिंदू के फ्रंट पेज के ऊपर आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी, जहां पर बात करी गई है इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई। दरअसल में आप लोग जानते होंगे कि जब हम बात करते हैं एमपीसी की, तो टोटल आपको 6 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, राइट? इनमें से 3 मेंबर्स आते हैं आपके आरबीआई की तरफ से, एंड बाकी 3 जो होते हैं वो सरकार नॉमिनेट करती है। अब जो भी फैसले लिए जाते हैं यहाँ पर मेजोरिटी के बेसिस के ऊपर लिए जाते हैं, राइट? अब यहाँ पर जो कल फैसला लिया गया, वहां पर ऐसा देखने को मिला है कि 4 लोगों ने इसके फेवर में वोट डाला है, बल्कि 2 लोग अगेंस्ट थे। तो हुआ क्या है, 4 लोगों ने बोला कि रेपो रेट है ना, उसको अभी फिलहाल के लिए 6.5% ही रखना चाहिए। वेर एज ऑन द अदर हैंड 2 मेंबर्स थे जिन्होंने बोला है कि नहीं, इसको थोड़ा सा कम करके यहाँ पे हमें 6.25% कर देना चाहिए। अब क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पर थी, 6.5% यहाँ पे अब इसको रखा गया है, आपकी जो आपकी रेपो रेट होती है। एंड रेपो रेट का देखो, अगर मान लो कम होती है, रेपो रेट कम होने से फायदा ये होता है कहीं ना कहीं आपके जो आरबीआई है, वो बैंकों को आसान रेट के ऊपर लोन दे पाएगा, एंड अकॉर्डिंगली बैंक फिर हम जैसे कस्टमर्स को कम रेट के ऊपर लोन दे पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं देश में हमें ग्रोथ बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। पर यहाँ पर आरबीआई गवर्नर का ये कहना है कि अगर हम बात करें देखो महंगाई की, तो महंगाई हम अगर हम बात करें ना जून महीने में, तो पिछले महीनों के मुकाबले में महंगाई जून में बढ़ गई थी। स्पेशली अगर हम बात करें फूड इन्फ्लेशन की, फूड के अंदर हमें महंगाई देखने को मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि पहले जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है, दैट इज 4 ± 2%, वहां पर हम लेना चाहते हैं। तो इसलिए अगर अभी हम यहाँ पर इसको कम नहीं कर रहे रेपो रेट को फिलहाल कुछ समय के लिए, बट आगे हो सकता है ये चीज़ करी जा पाए। तो ये सारी बातें थी जो यहाँ पर डिस्कस करी गई, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी देखो, अगर हम बात करें ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक्स में हमारे पास पहला सिल्वर आ चुका है। जो नीरज चोपड़ा जी हैं, उन्होंने यहाँ पे दूसरी स्पॉट यहाँ पे इस बार जैवलिन के इवेंट में यहाँ पे सेकंड स्पॉट उनकी आई है। पाकिस्तान के जो अर्शद नदीम है, वो यहाँ पर उन्होंने गोल्ड जीता है। तो इस तरह से भारत के अभी आज के समय एक सिल्वर और टोटल 4 ब्रोंज हो चुके हैं। चौथा ब्रोंज जो आया वो भारत को मिला है हॉकी के अंदर, जहां पर इंडिया ने स्पेन को हराया है। उसी तरह से हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस क्यूसीआई सुराज्य। दरअसल में पहले आपको मैं क्यूसीआई के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या। देखो, दरअसल में सरकार के द्वारा 1997 के अंदर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया। अब सरकार तो थी ही थी, उसके अलावा यहाँ पर ना आपकी कुछ इंडस्ट्री एसोसिएशन थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एसोचैम के बारे में जानते होंगे, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया।
आप लोग CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एंड साथ साथ जो फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये सब क्या है, ये सब आपकी इंडस्ट्री एसोसिएशन हो जाती हैं। कहने का अर्थ क्या, कि जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनकी आवाज को आगे लेने वाले यही आपको एसोसिएशन देखने को मिल जाती हैं। कई बार जैसे मान लो कि पॉलिसी बनानी हो सरकार को, तो वहां पर ये एसोसिएशंस मदद कर देती हैं। उसी मुद्दे पे डिबेट वगैरह के लिए ये एसोसिएशंस हेल्प करती हैं। या फिर इवन आपके ना पॉलिसी मेकर्स का एंगेज करना हो गया, या आम जनता के साथ एंगेज करना हो गया, ये सारे काम आपके इंडस्ट्री एसोसिएशंस करती हैं, ताकि एक तरह से बिजनेसमैन और आपकी इंडस्ट्री पीपल की आवाज आगे तक उठाई जा पाए। तो इन सब के द्वारा मिलकर 1997 के अंदर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब QCI देखो, आप समझ ही गए होंगे, नाम से ही जैसे क्लियर है कि कैसे हम इंश्योर करना चाहते हैं कि क्वालिटी बढ़िया हो, राइट। अभी इनके द्वारा ही एक यहां पर स्टार्ट हुई है QCI सुराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। सुराज्य आप समझते होंगे, राइट। सु का मतलब होता है अच्छा, राज्य का मतलब होता है विच पर्टिकुलर स्टेट इज डूइंग वेल। तो इस तरह से अभी यहां पर आज से अगस्त 2024 में ये रैंकिंग स्टार्ट हुई है। इसके माध्यम से ये देखा जाएगा कि कौन सा स्टेट किस चीज में कितना बढ़िया कर रहा है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इन्होंने बात करी है टोटल 4 पिलर्स की। पहला पिलर है शिक्षा, दैट इज एजुकेशन। दूसरा पिलर है स्वास्थ्य, दैट इज हेल्थ। तीसरा पिलर आपका समृद्धि, दैट इज प्रॉस्पेरिटी। एंड चौथा है सुशासन, दैट मीन्स गवर्नेंस। अब पॉइंट देख लो, शिक्षा के अंदर बात यही है कि कैसे हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़िया करना चाहते हैं, इंश्योर ये करना है कि जो अलग अलग सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस हैं उनको मीट अप करें। स्वास्थ्य के अंदर बात यही हो रही है कि हमारे जो भी मेडिकल केयर के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं ना हेल्थ सेक्टर के अंदर, उनको हम मीट करें। उसके अलावा अगर मैं बात करूं समृद्धि की, तो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस हो गया, उनके अंदर हम क्वालिटी को बढ़िया करें। आपके जैसे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाली चीज हो गया, आपके माइक्रो MSME हो गया, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी इंश्योर करना, वो सारी समृद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। एंड लास्ट जो सुशासन है, ये बात करता है रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की, राइट। तो इन चारों के रिगार्डिंग यहाँ पर ये 4 पिलर्स बनाए गए हैं। एंड अकॉर्डिंगली रैंकिंग्स को कंपाइल किया जाएगा, मंथली बेसिस पे भी करवाया जाएगा। एंड ओवरऑल कम्युलेटिव फिगर्स भी यहाँ पे देखी जाएंगी, ताकि एक अच्छे से इवेल्युएशन हो पाए। इस तरह से स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको रिवॉर्ड किया जाएगा, जो भी आपके क्वालिटी और इनोवेशन में अच्छा काम करते हैं। ठीक है। तो फोकस यही है कि जैसे हम बढ़ रहे हैं 2047 विकसित भारत की तरफ, तो उसके लिए ये सब चीजें होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इन रैंकिंग्स के अंदर ऐसा देखा गया कि अगर हम बात करें पहला पिलर, दैट इज शिक्षा की, अगर हम बात करते हैं ना, तो शिक्षा में हमें नोटिस करने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर लीड कर रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें यूटीज में, तो दिल्ली ने भी काफी अच्छा काम किया है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट्स एंड एक्रीडिशंस। स्वास्थ्य कैटेगरी में बात करें तो छत्तीसगढ़, कर्नाटका और बाकी राज्यों ने अच्छा काम किया है। साथ साथ जो आपका आयुष्मान आरोग्य योजना हो गया, ठीक है। एंड आप इवन आपका जो मेडिकल एंट्री लेवल की जो टेस्टिंग लैब्स होती है, वहाँ की क्वालिटी कैसी है, वो तमिलनाडु और महाराष्ट्र वहाँ पे टॉप कर रहा है। यूटीज में चंडीगढ़ यहाँ पे टॉप कर रहा है, राइट। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ समृद्धि कैटेगरी की, तो समृद्धि कैटेगरी मैंने आपको बताया था प्रॉस्पेरिटी की बात करती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करती है, आपकी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस की बात करती है। वहां पर गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, इन सब स्टेट्स ने बढ़िया किया। एक चौथा जो पैरामीटर था ना, जिसका नाम था सुशासन, राइट। सुशासन, जो इसको हम गवर्नेंस के नाम से जानते हैं, गवर्नेंस की रैंकिंग्स अभी फिलहाल के लिए स्टार्ट नहीं हुई हैं। गवर्नेंस की रैंकिंग्स फ्यूचर जो आपके आएंगे ना, फ्यूचर जो इसके आगे आने वाले टाइम्स के अंदर इसके जो और रैंकिंग्स आएंगी, उनमें इनको इंक्लूड किया जाएगा। अभी के लिए सुशासन को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो भी अच्छा काम कर रहा है स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन, उनको कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नंदनी सहकार योजना। देखो, जब मैं बात करता हूँ सहकार की, तो आप जानते होंगे इसका अर्थ होता है आपके कोऑपरेटिव्स के साथ लिंक हो जाता है ना। और कोऑपरेटिव्स की इंपॉर्टेंस हमारे देश के अंदर बहुत बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल जाती है। कोऑपरेटिव ना एक तरह से लोगों के द्वारा ही चलाए जाते हैं, राइट। ओन भी वही करते हैं, कंट्रोल भी उनका ही होता है, और लोग ही यहाँ पे इसको मिलकर रन करते हैं। कोशिश ये होती है कि सब लोग साथ में मिलकर कहीं ना कहीं काम करेंगे ना, तो मिलकर अपने जो भी इकोनॉमिक गोल्स है, सोशल गोल्स हैं, उनको हम अचीव कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अमूल का नाम सुना होगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब अमूल जो है, उसकी गुजरात के अंदर देखो कितनी बड़ी सक्सेस हुई है, एंड उस वजह से इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर आपका अमूल ही है, राइट। व्हाइट रेवोल्यूशन भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आप लोगों ने लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा, राइट। ये महिलाओं को एम्पावर किया, इसने बहुत ज्यादा उनको रोजगार दिए, राइट। तो ये लिज्जत पापड़ भी क्या है, ये भी अपने आप में एक वुमेन कोऑपरेटिव हमें देखने को मिल जाएगा। अब सरकार ने ये सोचा है कि यार हम चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको हम और आगे लेकर आ पाए, वुमेन को हम और एम्पावर करें कोऑपरेटिव्स के माध्यम से। उसके लिए एक स्कीम है नंदनी सहकार योजना। ये नंदनी सहकार स्कीम जो है, वो आपकी
नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी, इसके द्वारा यहाँ पे स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी, जो फोकस ये करती है कि महिला कोऑपरेटिव्स को हम असिस्ट कर पाएँ ताकि वो बिजनेस मॉडल जैसी एक्टिविटीज और कर पाएँ। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसमें दो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक तो है इंसेंटिव्स। जो भी आपकी वुमेन कोऑपरेटिव्स होंगी उनको एनसीडीसी के द्वारा 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन देखने को मिल जाएगा लॉन्ग टर्म वाले लोन के ऊपर, ठीक है, टर्म लोन पोर्शन के ऊपर, जो भी आपके नए और इनोवेटिव एक्टिविटीज के लिए हो रहा है। एंड इसके साथ ही साथ जो और बाकी और एक्टिविटीज के लिए हो रहा है उनके ऊपर 1% सबवेंशन। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो भी उनका लोन का उनका इंटरेस्ट रेट होगा ना, उसमें 2% की कटौती कर दी जाएगी यहाँ पर, अगर कुछ नया और इनोवेटिव एक्टिविटीज में है। अदरवाइज 1% इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, कहीं ना कहीं अब उनको लोन का जो रिटर्न देना था वो कम देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही कम है, ठीक है। तो ये फायदा है महिला आपकी कोऑपरेटिव्स का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि इसके अलावा भी और असिस्टेंस एंड इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी उन पर्टिकुलर कोऑपरेटिव्स को जहां पर 50% वुमेन प्राइमरी मेंबर्स की तरह काम कर रही हैं और कम से कम 3 महीने से वो ऑपरेशन या फिर अपना काम कर रही हैं। ऐसे केसेस के अंदर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म लोन हो गया या आपका वर्किंग कैपिटल हो गया, इनके अंदर भी उनको और बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये पूरा फोकस है इन चीज़ों का। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंटर्स देख भी पाओगे कि दो कंडीशन जो होनी चाहिए वो ये है कि एटलीस्ट 50% वुमेन एज प्राइमरी मेंबर्स एंड कम से कम 3 महीने उनको ऑपरेशंस अपने रन करते हुए हो चुका होना चाहिए। एंड दो बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया कैसे 2% और 1% का आपको इंसेंटिव देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर उनको क्रेडिट लिंकेज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं कि महिलाओं के एंटरप्रेन्योरियल डायनामिज्म को हम प्रमोट करना चाहते हैं नंदिनी सहकार स्कीम के माध्यम से। कोई यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट आपको नहीं देखने को मिलती फाइनेंशियल असिस्टेंस की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मंकी पॉक्स। एक्चुअल में मंकी पॉक्स इसको बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम है एमपॉक्स, ठीक है। फ्यूचर में इसका जो नाम होगा ना वो आपका एमपॉक्स ही देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली पहले इसको ना मंकी पॉक्स ही बुलाते थे, पर 2023 में इसका नाम बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करोगे डब्ल्यूएचओ ने ऐसा अनाउंस किया कि बहुत सारे रेसिस्ट चीजें हमने यहाँ पे इसके साथ लिंक कर दी हैं, स्टिग्मेटाइज कर दिया एक तरह से मंकीज के साथ। तो एक तरह से हम इसको हटाना पड़ेगा एंड अब हम इसका नाम दे गए हैं मंकी पॉक्स की जगह एमपॉक्स। तो 2024 तक चलेगा, उसके बाद आपको पूरा का पूरा जो मंकी पॉक्स है वो वर्ड ही खत्म कर देंगे, उसकी जगह एमपॉक्स ही वर्ड यूज किया जाएगा। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं एमपॉक्स के बारे में। जो कॉन्गो हो गया एंड प्लस एट द सेम टाइम आपके जैसे कीनिया हो गया और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज है ना, वहां पर एमपॉक्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। एमपॉक्स दरअसल में एक वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, जिस वायरस का नाम क्या है? मंकी पॉक्स वायरस, राइट। ये मंकी पॉक्स वायरस जो है ना, ये उसी फैमिली का पार्ट है जो कहीं ना कहीं हमें स्मॉल पॉक्स भी कॉज करता है। इसकी अगर मैं बात करूं रेजरवायर की, तो आपके रोडेंट्स इसके मेजर रेजरवायर देखने को मिल जाते हैं, चाहे उसमें आपको रैट्स देख लीजिए, आप माइस देख लीजिए, स्क्विरल्स वगैरह देख लीजिए, गिनी पिग हो गया। उसी तरह से प्राइमेट्स की बात करें तो आपके जो मैमल्स होते हैं जैसे आपका मंकीज हो गया, एप्स हो गया, इवन ह्यूमंस भी इसके पोटेंशियल रेजरवायर हो सकते हैं। अब इस केस में होता क्या है कि आपका ना, जब मान लीजिए जब आपको एक्सपोजर हुआ इन्फेक्शन के रिगार्डिंग एंड जब आपके सिम्टम्स आए, इस चीज को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो सिम्टम्स आने के अंदर आपको नॉर्मली 6 से 13 दिन तक लग सकते हैं, कई बार थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाता है, पर नॉर्मली इन्फेक्शन होने से 6 से 13 दिनों के बाद सिम्टम्स आने लग जाते हैं। सिम्टम्स के अंदर स्किन रैशेज हो गया, ठीक है ना, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, मसल एक, बैक पेन, लो एनर्जी, ये सब सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। इवन इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के साथ एक्सपोजर में आ जाते हो या फिर उस इंसान के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आ जाते हो, उस केस में यहाँ पर आप तक भी ये चीज पहुंच सकती है। पिछली बार जो एमपेक्स का आउटब्रेक था वो 2022-23 में देखने को मिला था एंड उसके बाद से कहीं ना कहीं वो बढ़ता ही जा रहा है। साथ में अगर हम बात करें, पहले ये डिजीज बहुत कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के तक सीमित थी, पर धीरे धीरे करके अब बहुत सारी कंट्रीज में और ये फैलती जा रही है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि एमपॉक्स के लिए ना वैक्सीन तो अवेलेबल है, नो डाउट अबाउट इट, पर ये वैक्सीन है ना अपने आप में बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। पहली बात, ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन ले ली तो अब आपको बीमारी होगी ही नहीं, नहीं, बीमारी होने के चांसेस तब भी रहते हैं। तो वैक्सीन एक डेफिनेटली है हमारे पास, पर उसकी इफेक्टिवनेस काफी कम है। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी की, तो सब जगह ये अवेलेबल भी नहीं है। तो अभी हमें बहुत सारा काम करना है इसकी वैक्सीन के बारे में भी, इसके इलाज के बारे में भी। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको एमपॉक्स के बारे में पता होने चाहिए। अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए कुछ पर्टिकुलर टीम्स को और कुछ पर्टिकुलर साइंटिस्ट को चुना गया है।
एक्चुअल में आपको बताता हूँ, पिछले साल सरकार ने अनाउंस किए थे नेशनल साइंस अवार्ड्स, जो कि दिए जाते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की फील्ड के अंदर। यहाँ पर बात करी जाती है उन लोगों की जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड के अंदर। टोटल हमें 4 कैटेगरीज के अंदर आपको ये अवार्ड देखने को मिल जाएंगे। एक है पहला कैटेगरी, दैट इज विज्ञान रत्न। विज्ञान रत्न के मैक्सिमम आपको 3 अवार्ड देने होते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट बहुत बड़ी करी होती है, कि उन्होंने, साइंटिस्ट ने बहुत कई साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल साइंस को डेडिकेट कर दिए। उन पर्टिकुलर लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए विज्ञान रत्न होता है। उसी तरह से होता है विज्ञान श्री। ये 25 अवार्ड दिए जा सकते हैं एक साल के अंदर उन लोगों के लिए जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है। फिर विज्ञान युवा के अंदर जो हमारे यंग साइंटिस्ट होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पर भी टोटल 25 पुरस्कार दिए जा सकते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। फिर एक आखिरी जो चौथा अवार्ड होता है, दैट इज साइंस टीम अवार्ड। ये टीम्स को दिया जाता है कि मान लो 3 या 3 से ज्यादा लोगों की टीम ने कुछ अच्छा काम किया है, उनको दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार का जो टीम अवार्ड मिलेगा ना, वो मिलेगा चंद्रयान 3 की टीम को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से, आपके जब पिछले साल हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा, राइट, तो उसकी पूरी टीम को यहाँ पे ये विज्ञान टीम अवार्ड या साइंस टीम अवार्ड दिया जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो जी पद्मनाभन जी हैं, जिनकी एज 86 ईयर्स है, उनको विज्ञान रत्न दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी ये लाइफ टाइम अचीवमेंट थी साइंस के अंदर, राइट। इनको यहाँ पे मलेरिया पैरासाइट के ऊपर उन्होंने काम किया है। इवन पद्म श्री, पद्म भूषण से भी इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, राइट। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि इस साल 2024 के अंदर टोटल 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है ना। 13 साइंटिस्ट को विज्ञान श्री अवार्ड एंड 18 को विज्ञान युवा अवार्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये पॉइंटर्स से जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए थे, राइट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज राइजिंग ओजोन पोल्यूशन इन अर्बन इंडिया। पिछले दिनों के अंदर हमने सीएससी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। कैसे हमने देखा था कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी एनवायरनमेंट सेक्टर के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डेटा प्रेजेंट करती है। अब इन्होंने यहाँ पे बात करी है ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना ओजोन की, तो ओजोन भी अलग अलग तरह की होती है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि वो कहाँ पे मिल रही है, कि किस हाइट के ऊपर मिल रही है। अगर तो आपको स्ट्रेटोस्फेयर वाले रीजन में मिले तो उसको स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन भी बोल देते हैं। अदरवाइज अगर वो नीचे मिल रही है तो उसको हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बोल देते हैं, या रेदर आई शुड से इसको आप बोल सकते हो कि ह्यूमन की वजह से कहीं ना कहीं होती है, ठीक है। इसको आप ग्राउंड लेवल ओजोन, सरफेस लेवल ओजोन या एंथ्रोपोजेनिक ओजोन भी आप कह सकते हो। क्यों सर? एक्चुअल में होता पता क्या है, अगर तो लेट से आपकी ओजोन मिल रही है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, अब ये तो अच्छी होती है क्योंकि नेचुरली अकर करती है, प्लस एट द सेम टाइम हमारी जो धरती है ना, उसको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। पर अगर मान लीजिए ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपको ओजोन देखने को मिल जाएगी, ये अपने आप में ग्रीन हाउस गैस बन जाती है और ये एयर पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है। ये एक्चुअल में ना मैन मेड एमिशंस की वजह से क्रिएट होती है। तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को हम गुड ओजोन के नाम से भी जानते हैं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को हम बैड ओजोन के नाम से भी जानते हैं। बाकी ओजोन आप जानते होंगे, ओजोन होता है आपका O3, 3 ऑक्सीजन आइटम से बनकर ये बनता है। प्लस एट द सेम टाइम ये मैंने गुड ओजोन और बैड ओजोन तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, राइट। अगर मैं बात करूं देखो ग्राउंड लेवल ओजोन की, तो आपको ध्यान में रखना है, इसको सरफेस लेवल ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के नाम से जानते हैं। ये कलरलेस गैस है, बहुत ही इरिटेटिंग गैस हो जाती है, राइट, जो कि कहीं ना कहीं धरती से 2 माइल्स की हाइट के ऊपर आपको नॉर्मली देखने को मिल जाती है। आपको ध्यान में रखना है ये एक शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है, प्लस एट द सेम टाइम एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, पॉल्यूटेंट आपके प्राइमरी हो सकते हैं या फिर आपके हो सकते हैं सेकेंडरी। जब मैं बात करता हूँ ना प्राइमरी पॉल्यूटेंट की, ये वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डायरेक्टली एयर के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कुछ बर्न कर रहे हो, मान लो आप कोयला बर्न कर रहे हो, इस कोयले बर्न करने की वजह से आपके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, राइट, या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ये फॉर्म हुए कहीं ना कहीं, राइट। ये गैसेस कहीं ना कहीं एटमोस्फेयर में डायरेक्टली एंटर कर जाती हैं। वेरएज जब मैं बात करता हूँ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की, यहां पर पता क्या होता है, 2 से ज्यादा एयर कंपोनेंट्स के अंदर जब कहीं ना कहीं रिएक्शन होता है, उसकी वजह से ये फॉर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट से अगर आपने सल्फर डाइऑक्साइड को देखा हो, सल्फर डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं क्या है, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ये आगे जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड फिर ये फॉर्म हो जाता है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेना। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या हुआ, ये अपने आप में एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज सल्फर डाइऑक्साइड क्या था, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट था। तो इस तरह से अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड लेवल ओजोन की ना, तो ये भी अपने आप में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हमें देखने को मिल जाती है। इसके फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉक्स हो गया, आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, ठीक है ना, एंड कहीं ना कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये सब चीजें फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर इसके इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर रिएक्शंस की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं कि इसका फॉर्मेशन हो जाता है।
अब देखो, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, जिसको हम गुड ओजोन के नाम से भी जानते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी डिप्लीशन को रोकने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप जानते होंगे, 1987 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था, जहां पर बात करी गई थी जो भी आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है ना, इस तरह के केमिकल्स के 100 मैनमेड केमिकल्स का नियरली प्रोडक्शन और कंजम्पशन, इसको हम यहाँ पर रेगुलेट करेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूँ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, तो ये था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एंड ये अपने आप में बहुत सक्सेसफुल प्रोटोकॉल माना जाता है, क्योंकि इसको लगभग सभी ने, मतलब लगभग क्या, सभी ने एक्चुअली 197 मेंबर स्टेट्स ने यहाँ पे इसको रेटिफाई किया था, ताकि अर्थ की ओजोन लेयर को हम यहाँ पे बचा पाए। बट अगर हम बात करें, इसमें ये सारी चीजें कवर्ड थी, यहाँ पे आप पढ़ पाओगे इन चीजों को, ठीक है ना। बट अगर हम बात करें ना, हमने ये चीज तो कर ली, बट एट द सेम टाइम हमारे जो HFCs थे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये कहीं ना कहीं इनका प्रोडक्शन हम कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाए थे। एंड ये एक तरह से अपने आप में क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं। तो इस वजह से इसके लिए आपके जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, उसमें अमेंडमेंट किया गया, दैट इज नोन एज किगाली अमेंडमेंट, ताकि हम इन चीजों को भी फेस डाउन कर पाए। तो कोशिश यही है हमारी कि हम यहाँ पर 2050 तक, बाय द मिड ऑफ द सेंचुरी, जो करंट HFC कंजम्पशन है उसको हम आधा कर देंगे, सॉरी आधा नहीं, 85% कर देंगे। एंड इंडिया की कोशिश है कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाए बाय 2047। डेवलप्ड कंट्रीज का टारगेट है 2036 तक का। अगर हम बात करें देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो वहां पर भी हम ना ओजोन को इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो स्टैब्लिश किए गए हैं, उसमें अगर हम बात करें, हम पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, लेड, एंड साथ ही साथ हम ओजोन को भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो ये भी यहाँ पे आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, चेक करने के लिए कि एयर की क्वालिटी कैसी है। उसी के हिसाब से यहाँ पे जो स्कोर दिया जाता है वो 0 से 500 के बीच में दिया जाता है, जिसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं कि एयर क्वालिटी अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेटली पोल्यूटेड है, पुअर है, वेरी पुअर है, स्वेयर है। इस तरह से यहाँ पे एयर क्वालिटी को अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ PYQs के। पहला क्वेश्चन काफी आसान है कि ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं फॉर्म होते क्लाउडी नाइट पर, एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, साइक्लोन्स और जेट स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल मैंने जो होमवर्क दिया था, एक था सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स के बारे में। ये अपने आप में काफी आसान क्वेश्चन है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड आपका जो मॉनसून क्लाइमेट होता है उसी का एक डिस्टिंक्ट फीचर देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो यार, इस तरह के क्वेश्चन कभी सवाना के ऊपर पूछ लिया, कभी इक्वेटोरियल क्लाइमेट के ऊपर पूछ लिया, आपके सेंट्रलेशन स्टेपीज के ऊपर पूछ लिया, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने बार बार पूछे हुए हैं। तो हमें इंश्योर ये करना है कि इन चीज़ों के बारे में हमें बहुत अच्छी एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमें एक आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी फ्यूचर में क्या पूछ सकता है। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था वेस्टर्लीज के बारे में। अब देखो यार, ये सब चीज़ें तो पता होती हैं कि वेस्टर्लीज होती क्या है। अब पता क्या होता है, एग्जाम के प्रेशर के अंदर ना कुछ लोग ये चीज़ें मिस कर देते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि वेस्टर्लीज क्या करती हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में फ्लो करती हैं, या आपके 30 डिग्री साउथ से लेकर आपके 60 डिग्री साउथ के बीच में यहाँ पे फ्लो करती हैं। यही होती है वेस्टर्लीज। पर जल्दबाजी में ना कुछ बच्चे ये पढ़ते नहीं कि यहाँ लिखा 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ। अगर ये एरिया की बात करें तो ये एरिया हो गया पूरा। क्या इस पूरे एरिया में यहाँ पर आपकी वेस्टर्लीज फ्लो करती हैं? नहीं। ऐसे होती है ना, 30 से नॉर्थ टू 60 से नॉर्थ, 30 साउथ टू 60 साउथ, ये बीच वाले एरिया में थोड़ी होती हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, पर जल्दबाजी में हम कई बार इस चीज़ को पढ़ नहीं पाते। ये बात आपको ध्यान में यहाँ से सीखनी है। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है, जो आपकी विंटर रेन्स हमें देखने को मिलती है, जिनको हम विंटर डिस्टर्बेंसेस भी बोल सकते हैं, वो यहाँ पर वेस्टर्लीज का ही पार्ट होती हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। तो पढ़ना बहुत आराम से क्वेश्चंस को, ताकि आइडेंटिफाई कर पाओ कि कहाँ पे गड़बड़ है। अब आज की बात करें ट्रू एंड फॉल्स की, तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इनका आंसर आप मुझे बता सकते हो। कल मैंने जो होमवर्क दिया था, एक था आपका नोटो के बारे में। नोटो के बारे में स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल जाएगी। विलेज डिफेंस गार्ड की बात करें तो बिल्कुल मदद करते हैं एक तरह से मिलिटेंट अटैक्स के अगेंस्ट। बगाता ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये आपको आंध्र प्रदेश हो गया और आपका उड़ीसा हो गया, वहां पर देखने को मिलती है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी। इंडियन सीरीज के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे डेफिनेटली आपकी करेक्ट है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।